Hello, good morning students. Hope you are doing good at your place. बच्चे, पिछले वीडियो में हमने प्लानिंग के डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस लर्न किए थे। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे प्लानिंग की सीमाएं और प्रक्रिया, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। बच्चे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक चीज़ की, हर एक एक्टिविटी की, हर एक इंसान के एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग के इम्पोर्टेंस लर्न किए थे, डिस्कस किए थे, एंड इन दिस वीडियो में हम इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो लर्न करेंगे। इसकी जो कमियां हैं नियोजन की, उनको डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर दो प्रकार से हम डिस्कस करेंगे: इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस, आंतरिक सीमाएं और बाहरी सीमाएं। आंतरिक सीमाएं जो है, इंटरनल जो लिमिटेशंस हैं, जिनको मैनेजर्स जो है कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं प्लानिंग की, जिन पर मैनेजर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। सो let us first learn internal limitations of planning. These are 6 in numbers. ये 6 हैं। नंबर 1 है नियोजन दृढ़ता करता है। इट्स ए डायनामिक, इट्स नॉट ए डायनामिक, दृढ़ता करता है। नियोजन भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करते हैं या प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायता करते बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं। कठोरतापूर्वक, यानी कि यदि भविष्य में आपके पास कोई भी ये परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम, जो प्लानिंग आपने कर लिया है, आप उस पॉइंट पर जो परिवर्तन हुए वहाँ आप अपनी योजना को चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर प्लान एट दैट पॉइंट। सो हमें इसको कठोरतापूर्वक, इसमें रिजिडिटी है, इसमें जो है कठोरतापूर्वक ही हमें उसको लागू करना पड़ता है। तो नियोजन संगठन में कठोर रूपरेखा का सृजन जो है वो कर सकता है। बच्चों, एक जो संस्था है उसके लक्ष्य को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। यही योजनाएं भविष्य में भी कार्य करने की विधि का निर्धारण करती हैं और सामान्यतः तौर पर प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले, तो नियोजन में इस तरह की जो दृढ़ता है, परेशानियां हैं, वो पैदा करती हैं। प्रबंधकों को बदलती हुई परिस्थिति में उनसे सहयोग करने के लिए कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए। तो किसी भी योजना को बदली हुई परिस्थिति में अपनाना संस्था के हित में नहीं होता है। एंड नंबर 2 है हमारे पास जो लिमिटेशंस है, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है। बच्चों, जो प्लानिंग है वो भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होती है, क्योंकि भविष्य निश्चित एवं परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान प्रायः पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। जैसा हमने प्लानिंग किया था कि हम इस वर्ष जो है अपने स्कूल में इस तरह के जो है विषयों को और जो टाइम टेबल है स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, जो प्लानिंग्स हमने की थी। लेकिन कोरोना
किसको पता था कि ये जो कोरोना है ये आ जाएगा। तो हम उन जो हमने प्लानिंग किया था पिछले साल, हम उन प्लानिंग्स को इस वर्ष जो है ड्यू टू कोरोना जो है नेचुरली हम उनको लागू नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द मेजर इफेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट में, डायनामिक में, परिवर्तनशील वातावरण में जो है नियोजन प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, फिजिकल है, लीगल्स हैं, सामाजिक आयाम हैं, ये जो बदलते हुए इस परिवेश में हमने प्लान किया तो हम इसको बदलते हुए उसमें लागू उन प्लान्स को नहीं कर सकते। एंड संस्थान अपनी आय को स्थायी रूप में इन परिवर्तनों के अनुसार बदल लेती है। यदि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो जाए या देश की राजनीतिक दशा स्थायी न हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वातावरण के रुझान का सही मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। तो आप निष्कर्ष इसमें निकाल सकते हैं कि सभी प्रभाव नियोजन में अड़चनें पैदा करते हैं। एंड नेक्स्ट है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन रचनात्मक को जो क्रिएटिविटी है, जैसे मैंने को बताया, जो प्लानिंग है वो उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है। जो प्लानिंग है टॉप लेवल मैनेजमेंट पर प्लानिंग की जो रचना है वो सारी की जाती है। एंड जो मिडल लेवल एंड लोअर लेवल के जो प्रबंध के स्तर होते हैं उनको एज इट इज़ जो प्लानिंग है, जो प्रोसेस है, उसको अपने संगठन में, अपने लेवल में उसको वो लागू करना होता है। उनको अपना जो मत है उनको कैसे करना, वह उनको जो जैसा प्लानिंग जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनी है उसको अक्सर उनको पालन करना होता है। उनको अपना मत जो है अपनी इच्छा अनुसार उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो उनका अपना मत होता है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका जो है वो कम होता है। तो नियोजन में निश्चित मार्ग पर काम करना होता है, जिसके कारण व्यक्तिगत जो उनकी रुचि है, मौलिकता व पहल शक्ति का जो हनन होता है। इस संबंध में जॉर्ज आर टेरी ने भी कहा है कि नियोजन कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोंट देता है और वह प्रबंधक को बेलोच कार्यविधि से कार्य करने पर मजबूर करता है। एंड नेक्स्ट है नंबर 4, दैट इज नियोजन में भारी लागत आती है। देखो बच्चों, जो प्लानिंग है कोई आसान काम नहीं है। इसमें धन एवं समय के रूप में नियोजन में ज़्यादा लागत आती है, बहुत सारे। इसमें एक्सपर्ट्स को जो है जो हमें उनकी सेवाएं लेनी पड़ती है। एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके जो सैलरी है उनको पेमेंट करनी पड़ती है। एंड जो प्लानिंग में जो है उनको उसमें जो नियोजन में है बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, फोरकास्ट करना पड़ता है, जो कि ह्यूज जो कॉस्ट है उसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये भी एक कमी है, एक शॉर्ट कमिंग है प्लानिंग की, नियोजन की। बेटा नेक्स्ट है नंबर 5, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में इतना समय लग जाता है कि इन्हें लागू करने के लिए समय ही नहीं बचता। देखो बच्चों, कोई काम है तो यदि मान लीजिए कोई ऐसा काम आपको ने करना है, यदि आप उसके लिए फिर से प्लानिंग करने लगें तो वो जो है वो संभव नहीं हो पाता। जैसे कि नियोजन में एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो तैयार रहता है, परंतु इसकी प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण यह आपात स्थिति का सामना करने के लिए कभी कभी अपने आप को सक्षम नहीं कर पाता। ओके, तो आपात स्थिति से हमारा अभिप्राय है कि यदि अचानक कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए अथवा लाभ का कोई ऐसा अवसर दिखाई दे जिसके बारे में पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई है, तब आप तुरंत यदि कोई निर्णय लेना यदि आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रबंध वर्ग यह सोचे कि इसके बारे में तो पहले से योजना नहीं किया गया था, तो पहले इसके बारे में योजना किया जाए तो निर्णय लिया जाए,
तो हो सकता है कि क्रिया करने में इतना समय लग जाए कि लाभ का आया हुआ अवसर हाथ से निकल जाए अथवा समस्या गंभीर रूप धारण कर ले। ओके, तो हम इसको इन नटसेल में कह सकते हैं कि नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, अधिक समय लगने के कारण कार्रवाई करने में कभी कभी देरी हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास जो नेक्स्ट है, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो एक संस्था की जो सफलता है ये तभी संभव है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई गई हों एवं उन्हें समुचित रूप से लागू किया गया हो। तो प्रत्येक योजना को कार्य रूप में करने के लिए, ढालने के लिए अथवा उसे मूर्त रूप दिया जाता है, अन्यथा वह सराहनीय हो जाता है, सारहीन हो जाता है। ओके, तो प्रबंधकों की यह आदत होती है कि वो पहले से जांची एवं परखी योजनाओं पर ही भरोसा करते हैं। यह जरूरी नहीं होता कि यदि कोई योजना पहले सफल हुई है तो वह आगे भी सफल होगी। यदि इस प्रकार की भावना से काम किया जाता है तो सफलता के बजाय असफलता ही हाथ लगती है। तो इस अपवाद के बाद भी कहा जा सकता है कि नियोजन व्यर्थ की कसरत नहीं है। इवन ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, इनके होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि योजना करना बेकार है, योजना नहीं करनी चाहिए, योजना करनी ही चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग हमें सावधानी से करना है और वास्तव में भविष्य में की जाने वाली जो कार्यवाही के विश्लेषण का जो आधार प्रदान करता है एवं सभी समस्याओं का समाधान भी ये नहीं है। तो ये थे हमारे पास जो आंतरिक इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल लिमिटेशन, बाहरी सीमाएं। तो जो नियोजन से संबंधित वे सीमाएं जिन पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता, बाहरी सीमाएं कहलाती हैं। एक्सटर्नल जो है लिमिटेशंस, इसके ऊपर जो प्रबंधक का जो है, मैनेजर जो हैं, उनका जो कंट्रोल है वो कम होता है। जैसी कौन कौन सी हैं जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस है? नंबर 1, सरकारी नीति। क्या है सरकारी नीति? सरकार जो है अपनी नीतियों में समय समय पर परिवर्तन करती रहती हैं और कई बार ये इतनी जल्दी परिवर्तन होते हैं जिससे हमारी योजना जो है वो असफल हो जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कारणों, जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण भी नियोजन की सफलता प्रभावित हो सकती है। जैसे अभी प्राकृतिक आपने देखा होगा, ये जो हमारे ये कोविड-19 के कारण कितना सारा जो सिस्टम है वो फ्लॉप हो गया है, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, तो कितना बड़ा जो इकोनॉमिक जो है, आर्थिक जो है नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है सभी राष्ट्रों को। तो ये एक ऐसे जो लिमिटेशंस हैं, ऐसे जो कुछ सीमाएं हैं जिनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो है बहुत कम कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रतियोगियों द्वारा, जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में, उन्होंने जो वो सब लोग अपने अपनी व्यूह रचना करते हैं, अपने अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उससे भी हमारी प्लानिंग जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है तकनीक में होने वाले निरंतर बदलाव। टेक्निक्स आप देख रहे होंगे जो मोबाइल्स कंपनीज में है, हर महीने, हर 6 मंथ्स में कितने जो है चेंजेस आ रही हैं। एंड और भी जो मशीनरीज हैं उसमें समय के अनुसार जो है अच्छी मशीनरी जो है वो आ रही है, जिससे हमारी जो योजना है वो भी प्रभावित होती है। आर्थिक तथा सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारी योजनाओं को प्रभावित करता है और हमारी जो प्लानिंग है वो सफल हो सकती है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस। नेक्स्ट है हमारी प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया। दिस इज द साइकिल। बच्चे
जैसा हमने लिमिटेशंस में देखा था, तो लिमिटेशंस में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो भी प्रक्रिया का जो चरण होता है, चाहे वो प्लानिंग का हो चाहे किसी और का हो, वो जो चरण है वो पॉइंट वाइज वैसे ही रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 पर क्या है हमारे पास, उद्देश्य का निर्धारण करना, एंड नंबर 2 है परिकल्पनाओं का विकास करना। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि नंबर 1 के बाद आप इसको नंबर 3 पर आ जाएं, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, और उसके बाद आप नंबर 2 पर आए। नो नो, इसको ऐसे ही आपने जैसा ही दिया है इसी क्रम में आपने इसको प्रोसेस को हम चलाते हैं। ओके, तो हम इसको 1 बाई, हमारे पास 7 जो है प्रक्रिया के चरण हैं, इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो जो नियोजन है वो जो उद्देश्य हैं उनको आप जो आपने सेट किए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेट किए हैं, वो उसको जो आप कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए नियोजन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक होने चाहिए, जो उद्देश्य हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, एंड अचीवेबल होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें, एंड मेजरेबल होने चाहिए जिनको हम नाप सकें, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड जिसको बोलते हैं कि इस मैप पर होने चाहिए, टाइमली हम उनको अचीव कर सकें जो उद्देश्य हैं। तो नियोजन के महत्व को समझने व स्वीकार करने के बाद संस्था के उद्देश्य, लक्ष्य व उपलक्ष्यों को निर्धारित करना है। ये उद्देश्य स्पष्टता निर्धारित किए जाने चाहिए। योजना की सफलता बहुत कुछ उद्देश्यों की स्पष्टता पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हमें जो है जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने के बाद विभाग और उप विभाग के स्तर पर भी उनको निर्धारित हमें करना चाहिए। एंड नंबर 2 जो प्रोसेस है वो है परिकल्पनाओं का विकास करना। परिकल्पना क्या होता है बेटा? प्रीमाइसिस, सीमाएं विकसित करना, एजम्पशंस आप बोल सकते हैं। एजम्पशंस, जो एजम्पशंस होती हैं वो एजम्पशंस जो है कैसे एजम्पशंस कि आपने प्लानिंग करना है। प्लानिंग किसके लिए करना है? फ्यूचर के लिए करना है। और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है। भविष्य जो है वो अनिश्चित है, अनसर्टन है। तो ऐसी एजम्पशंस करते हैं, ऐसे हमने उसको फॉरकास्ट करना, जैसे वेदर को फॉरकास्ट करते हैं और कोई इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनको फॉरकास्ट करना। इस प्रकार से हमें ऐसी एजम्पशंस जो है करते हैं जिससे जो क्या होता है, जो हमारी एजम्पशंस हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशंस के आधार पर होती हैं। तो ये नंबर 2 है। तो इसमें नियोजन में पूर्व कल्पनाओं में बाधाओं, समस्याओं आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार हमारे पास होते हैं, आंतरिक आधार और बाह्य आधार। तो आंतरिक आधार में हमारे पास जो इंटरनल है वो लेबर है, कच्चा माल है, एंड मशीनरी है इत्यादि को शामिल करते हैं। और बाह्य जो एक्सटर्नल प्रेमिसेस है उसमें बाहरी आधार सरकारी नीतियों उसमें आ जाती हैं, ग्राहकों की रुचि आ जाती है, ब्याज की दरें जो हैं वो उसमें जिसमें जो बाज़ार में प्रचलित हैं इत्यादि पर निर्भर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक कंपनी है, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का विकल्प है। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आंतरिक आधार हमारे पास क्या होगा? इंटरनल, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, पूंजी है, श्रम की उपलब्धता है, तो सरकार की औद्योगिक नीति इत्यादि हो सकते हैं। तो प्रबंधक को इन समस्त आधारों का पूर्वानुमान लगाना होगा। अन्य शब्दों में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सरकार कोई औद्योगिक नीति प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग की स्थापना का विरोध तो नहीं करेगी। ये भी आपको अजम्पशन से भी आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट है नंबर 3, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। तो उद्देश्य निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है। जो अल्टरनेट्स हैं, वो जो कौन कौन से अल्टरनेट हैं, आपको बहुत सारे जो अल्टरनेट है, वेरियस अल्टरनेट्स होते हैं।
मैनेजर का काम है उन सारे अल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनाना, जितने भी विकल्प हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। ये काम मैनेजर जो को है वो करना चाहिए। एंड उस लिस्ट को बनाने के बाद जो उसमें ऐसी जो है जिसमें ऐसी जो अल्टरनेट्स हैं जिनसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो उसमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। संस्था का उद्देश्य क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट करना। तो उसमें हम जो ऐसे जो विकल्प हैं जिनसे संस्था के उद्देश्य जो अचीव हो रहे हैं और हमारा जो लाभ है वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे विकल्पों की सूची बनाकर उनको हमने उसमें लेना चाहिए, पहले उनको लेना चाहिए। यानी कि निर्दिष्ट कार्य को करने की भिन्न भिन्न वैकल्पिक विधियों का पता लगाकर उनकी लिस्ट बनाकर व्यवहार में हम जानते हैं कि किसी काम को हम भिन्न भिन्न तरीकों से कर सकते हैं। अतः निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह देखना होगा कि उन्हें किन किन विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। एंड नंबर 4 है वैकल्पिक कार्य विधियों का आपके पास नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन नंबर 4। तो इसी किसी कार्य के करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के बाद नियोजन का अगला कदम विकल्पों का सापेक्षिक तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। जो विकल्प हैं जो हमने हमारे पास अल्टरनेट हैं उनका कंपेरेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद आपको क्या करना है, उन सभी विधियों के गुण दोषों का विवेचन करना होगा। ऐसा करने के बाद जो है और ऐसा करते समय उद्देश्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें निष्पक्ष रहने की भी जरूरत होती है। अतएव विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करके जो मैनेजर है, प्रबंधक है, एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। सर्वश्रेष्ठ का विकल्प का चुनाव करना चाहिए। एंड नंबर 5 जब आपके पास ये आ गया तो नंबर 5 है विकल्पों का चुनाव करना। जो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट जो है आपने डिसाइड किया, तो कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद प्रबंधक ये निर्णय कर लेगा कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन सी कार्यविधि या कार्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ होगा। तो चुनाव के संबंध में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें गलती या चूक होने पर वांछित सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव करते समय व्यवसाय के निर्णायक तत्वों क्रिटिकल फैक्टर्स को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। एंड नंबर 6 है योजना को लागू करना। योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो कार्यविधि का चुनाव कर लेने के बाद सभी साधनों को ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है। तो सभी साधन कैसे हैं, जितने भी आपके फिजिकल जो मैन, मनी, मटेरियल एंड आपके पास जो है बजट है, इनका सबको ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत विभागों को अलग अलग योजना भी तैयार करनी पड़ती है। ये सहायक या उप योजना स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल विस्तृत योजना का ही एक अंग होती है। एंड नंबर 7 है अनुवर्तन, फॉलो अप एक्शन। बच्चे यह देखना कि योजना लागू की गई या नहीं, योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, इसके ठीक न होने पर योजना में तुरंत परिवर्तन किए जाते हैं। फॉलो अप एक्शंस। योजनाएं लागू कर देने से ही नियोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य कैसा होता है बेटा, अनिश्चित होता है। तो योजनाओं को सफल बनाने के लिए इनकी प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहना चाहिए। एंड जैसे ही लगे मान्यता जिन पर योजना आधारित है में परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही योजनाओं में वांछित फेरबदल कर लेना चाहिए। वांछित फेरबदल यानी कि बेटा जो प्लानिंग है इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस
और ये ऐसा नहीं है कि एक बार योजना बना ली और फिर ये योजना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप इस साइकिल में देख सकते हैं, ये पूरा जो साइकिल है, एरोस लगे हैं, ये पूरा घूमता रहेगा, फिर फॉलो अप एक्शन आएगा, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, और फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है बार बार ये चलेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे, दो जो टॉपिक थे, ये हमने डिस्कस किए। नंबर 1 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप आपको अच्छे से समझाए होंगे। डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।